वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है जॉर्ज पंचम के नाक, और इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम है, उनकी जो मूर्ति है हिंदुस्तान में, जहाँ पर उनकी मूर्ति की नाक कट गई थी, नाक नहीं थी। और ऐसे मूर्ति के नाक न होने से जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के दौरे पर आएगी, तब वो देखेगी तो इससे क्या हो जाएगा, भारत की नाक कट जाएगी। ऐसा देश इस जो मेन शासक थे भारत के उस समय के, उनको ऐसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई थी, और इस मीटिंग में उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार को उस मूर्ति पर नाक लगाने के लिए कहा गया। अब मूर्तिकार ने उनको तो कहा कि मैं इस हिंदुस्तान में पूरे चप्पे चप्पे ढूंढकर इस मूर्ति पर कौन से पत्थर से नाक बनवाई गई है, उस पत्थर से मैं जरूर नाक लगा दूंगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न भी उस मूर्तिकार ने किए। आगे उस मूर्तिकार के द्वारा क्या जॉर्ज पंचम की उस लाट पर या मूर्ति पर नाक लगाई जाती है या नहीं, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। अब देखते हैं कि मूर्तिकार के द्वारा क्या उसकी पत्थर की खोज की जाती है नहीं। लेखक कहते कि कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। कौन? मूर्तिकार। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, गुस्से में आकर कहा, लानत है आपके अक्ल पर। विदेशी की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस सभापति के इस संवादों के द्वारा हमें लेखक किस बात की ओर इंगित करना चाह रहे हैं, या किस बात की तरफ हमें ये बात दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय लोगों की मानसिकता कि आज भले ही अंग्रेज सरकार का हमारे देश पर वर्चस्व नहीं है, भारत आजाद हो चुका है, आजादी के 70 वर्ष पूरे होने आ रहे लगभग, फिर भी आज भारत के जो लोग हैं वह अंधानुकरण करे, पाश्चात्य सभ्य संस्कृति का, पाश्चात्यकरण का अंधानुकरण कर रहे हैं हर चीजों में। हर देखते हैं आज हम भी विदेशी माल अपनाते हैं, मोबाइल्स हो या घर के बड़े बड़े वस्तुएं हो, वह विदेशी ही लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार लेखक भारतीय लोगों की मानसिकता को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य ने दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब हमने विदेशी चीजों को अपना लिया है। हिंदुस्तान में अब विदेश की सारी चीजें मिल सकते हैं। इसलिए जब वो मूर्तिकार करता है कि यह जो पत्थर है वो विदेश का है, तो सेनापति कहता है कि सब कुछ तो हिंदुस्तान में मिलता है, विदेशों की सारी चीजें हम खरीद सकते हैं, तो फिर एक पत्थर हिंदुस्तान का जो है हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रहा है। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसके आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर मूर्तिकार जो है उसके हमें थोड़ी स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। अब देखो, भले ही वह निर्धन था, एक अच्छा कलाकार था वो, लेकिन अब वह अपने बातों से उस सभापति को, उन लोगों को, सरकार का जो खजाना है उससे थोड़ा पैसा लेना चाहता है, जिससे वह अमीर बन सके। इसलिए वह एक एक करके सलाह उनको सुझा रहा है। अर्थात आशावादी दृष्टिकोण तो उसके पास है, लेकिन वह अपना काम साधने का प्रयास कर रहा है। अब वो क्या कहता है कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त रखता है। कौन सी शर्त रखता है? कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंच पाए। अब देखिए, अखबार वालों तक न पहुंचने के लिए वह क्यों कहता है? अगर वह बात अगर अखबार वालों तक न पहुंचने लायक है तो सच में वह बात सही ढंग की होगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ गलत कार्य होगा, अनुचित बात होगी। इसलिए वह मना कर रहे हैं कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वह बात शायद ऐसी बात होगी जिससे अखबार वालों तक पहुंच जाएगी तो वह अखबार में छप देंगे, इससे क्या हो जाएगी, पूरे देश में हलचल मच जाएगी। इसलिए वह कहता है कि यह बात मैं इसी शर्त पर बताऊंगी कि यह बात
अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। अब देखो उसको भी कुछ उस परेशानी का हल निकलते हुए, सुझाव निकलते हुए आशा उसे लगी रही थी, इसलिए उसकी आंखें चमक गई, थोड़ा खुश हो गया वो। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो। अब देखिए वो बातें कह रहा है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो। अब थोड़ा अटक रहा है, मेरा मतलब है कि तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए उसने क्या सुझाव दिया है, वह कह रहा है कि अब हमारे देश में तो बहुत सारे नेता हैं, उन नेताओं की मूर्तियों पर जो नाक है वह नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाया जाए। इस प्रकार का सुझाव वह सभापति और अन्य लोगों को दे रहा है। कौन? मूर्तिकार। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। अब देखिए सब लोग कैसे थे, चिंता में थे, टेंशन में थे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। जॉर्ज पंचम की नाक के तो हल निकल नहीं रहे हैं और ऐसे में रानी का आना निश्चित हो गया है, और ऐसे समय में अगर रानी आ गई तो इससे पूरे देश का नाक कट सकता है। इसलिए अब यह सारी परेशानियां उनको देश से संबंधित थी नहीं, अधिकारों को अपने, उनको पता है अगर इस प्रकार की बातें हो जाएगी तो उन्होंने जो कार्य अनुचित ढंग से किए हैं या जिन कार्यों की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए था वह ध्यान न देने की वजह से उनको परेशानी हो सकती है। एक तो उनको अंग्रेजी लोगों का क्या करना था, चापलूसी करना था, उनको विदेशी लोगों की चापलूसी करना और अपने पद को बनाए रखने के लिए सारी उनकी जो तैयारी चालू थी, जो ये सारी बातें चालू थी, वह अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए यह सारे प्रयत्न उनके चालू थे। इसलिए वह जैसे ही वह मूर्तिकार ने सुझाव दिए तो सबकी आंखें एक क्षण के लिए चमक उठी, सब खुश, उनके चेहरे पर खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब देखिए सभापति इस बात को राजी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए, इसमें यह बात करने में बहुत कठिनाई भी है, और अगर किसी को पता चल जाएगी तो इससे बहुत सारे परेशानियां हो सकती है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। अब देखिए फिर से मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ा। पहले पत्थर की खोज का उसने कारण बताकर देश के दौरे पर निकल पड़ा था, अब वो कौन से कारण बताकर कि जो हमारे भारतीय नेता थे उनके नाक की जांच पड़ताल करने के कारण देकर वह देश के दौरे पर निकल पड़ा। इसे अब देखिए वह तो खर्चा कौन करने वाला है उसको पता था कि सरकार खजीने से, सरकार के जो पैसे थे उसके द्वारा वो उसको खर्चा मिलने वाला था, इसलिए वह सारे बार बार मतलब फोकट में या बिना खर्चे का दौरे करने के लिए तैयार हो जाता था। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। अब देखिए एक एक करके वह अलग अलग स्थानों पर जाने लगा। दिल्ली से वह मुंबई पर आया। मुंबई में भी जितने भी नेताओं के मूर्तियां थी, स्टैचू थे, उनके सारे नाक को जांच पड़ताल करता है, लेकिन किसी भी मूर्ति के नाक से जॉर्ज पंचम की नाक की जो नाप होती है वह मैच नहीं होती है। इसलिए फिर आगे कहाँ पर जाता है, गुजरात की ओर भागा। आगे वो गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चल पड़ा। गुजरात में भी उसको सही ढंग का माप नहीं मिला, फिर बंगाल की तरफ चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोक की, और वहां पर भी उनको जॉर्ज पंचम की नाक माप नहीं मिला। फिर आगे वो बिहार की तरफ जाते ही बिहार होता हुआ फिर उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। फिर वहां पर भी उसको जॉर्ज पंचम की सही माप नाक की नहीं मिलती है। फिर वह घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और फिर आगे मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत
कराया और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर फिर वह दिल्ली भी पहुंचता है, सारी जगह पर जाकर आता है, लेकिन किसी भी हमारे देश के जो नेता थे उन नेताओं की मूर्ति के जो नाक का माप था वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक के माप से मैच नहीं होती है। और फिर आखिरकार वह दिल्ली से पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का माप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ लेखक वर्णन करते हुए हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय मान सम्मान को, भारतीय देश के जो राजनीति थे, जो क्रांतिवीर थे, उनके मान सम्मान को यहाँ पर ठेस पहुंचाया जा रहा है कि उसके मूर्तियों की नाक बदली जाने की कोशिश कर दी जा रही है, और यह बहुत ही गलत बात थी। लेकिन एक तरफ लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे देश के जो क्रांतिकार थे, वीर सेनानी थे, उनकी नाक हमेशा बड़ी रही है। तो इसके द्वारा हमें लेखक हमारे देश के नेताओं के मान सम्मान के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर मान सम्मान दिया जा रहा है। आगे लेखक कहते कि सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, गुस्सा हो गए। अब जितने भी सभा में लोग आए थे, मीटिंग में लोग आए थे, वह सब क्रोधित हो गए, एक दूसरे पर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक की फीट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखिए सारे जितने भी मीटिंग में शासक बैठे हुए थे वह गुस्सा हो रहे थे, तो वह को ढाढ़स बंधाते हुए, धीरज करते हुए, साहस बंधाते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने सारी जगह पर स्थान पर चप्पा चप्पा ढूंढ डाला, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक के समान से माप की नाक मुझे नहीं मिली। यहाँ तक कि बिहार के सेक्रेटेरिएट में सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे अब उसको क्या लगा कि अब बड़े नेताओं की नाक तो जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति के नाक से बड़ी है, शायद बच्चों की मूर्ति की जो नाक होगी वह जॉर्ज पंचम के नाक के सही माप की मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं। लेकिन वह कोशिश करने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर भी सन 42 में शहीद होने वाले जो बच्चों की मूर्तियों की जो नाक थी वह भी फिट नहीं बैठती, वह भी जॉर्ज पंचम के मूर्ति की नाक से वह शहीद बच्चों की मूर्ति की जो नाक थी वह बड़ी थी। अब देखिए इस बात से भी लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई तो जा ही रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यह जॉर्ज पंचम के नाक से शहीद 1942 में जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी नाक बड़ी बताकर लेखक यहाँ पर हमारे क्रांतिवीरों के उन बच्चों के प्रति आदर की, सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि वह जॉर्ज पंचम की नाक हमेशा उन लोगों के सामने, क्रांतिकारकों के सामने, शहीद बच्चों के सामने छोटी ही रही है। अब राजधानी में सब तैयारी थी, जॉर्ज पंचम को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब देखो बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक कहीं पर भी नहीं मिली। अब राजधानी में दिल्ली में तो सब तैयारी हो रही थी, उस जॉर्ज पंचम की लाट को अर्थात उस मूर्ति को अच्छे से पोंछ धुला कर नया रंग रंगोटी कलर विलर करके सब कुछ तैयार कराया जा रहा था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक अब तक नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चों अब हमने जो परिच्छेद पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। ढाढ़स बांधना, तसल्ली देना, खलबली मचना, हलचल मचना, कौंधा अचानक आया, सन्नाटा, खामोशी, अचकचाना, चौंक उठना। अब तक हमने सेशन नंबर 4 में देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक को सही नाक का मैच करने के लिए वह जो कलाकार है वह सारे स्थानों पर जाकर आता है, सारे शहरों पर जाकर आता है, लेकिन किसी भी मूर्ति से उसके नाक का माप नहीं मिलता है। आगे क्या मूर्तिकार उस जॉर्ज पंचम की
मूर्ति पर नाग बिठाने के लिए सफल होता है या नहीं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।